Good morning, students. Today we will read chapter 7, The Story of Brooklyn Bridge. The Brooklyn Bridge story is related with the father and a son who had great passion to complete their work and how they get succeed in it. This is explained in this story. Let's start the story. In the last part of the 19th century, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. It just could not be done. It was not practical. It had never been done before. What is explained here? 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में एक क्रिएटिव इंजीनियर था जिसका नाम क्या था, जॉन रॉबलिंग, जिसके पास एक बहुत बड़ा आइडिया था। वो चाहते थे कि न्यूयॉर्क से लेकर लॉन्ग आइलैंड तक एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो बनाएं। वर्ल्ड के जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन सब ने इस वर्क के लिए डिनाई कर दिया। उन सब का कहना था कि ये वर्क जो है वो क्वाइट टू इम्पॉसिबल है, कोई भी इस ब्रिज को नहीं बना सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट रॉबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन। दिन रात उसके दिमाग में यही ख्याल चलता रहता था। उसको लगता था कि ऐसा दिन आएगा जब वो इस ब्रिज को बना पाएगा। सो आफ्टर मच डिस्कशन एंड परसुएशन ही मैनेज टू कन्विंस हिज सन। अपने बेटे वॉशिंगटन को उन्होंने मना लिया, जो क्या था, जो खुद भी एक नेवी इंजीनियर था उस समय। सन को अपने फादर के विजन पर बिलीव था, उसको ट्रस्ट था, उसको लगा था कि शायद ये ब्रिज हम बना पाएंगे। There was a big challenge lay before them, but they were ready to face it as they had excitement and inspiration deep in their hearts. उनके दिलों में इतनी चाहत थी इस काम को पूरा करने की कि इस बड़े चैलेंज के लिए भी वो घबराए नहीं और हर मुसीबत का सामना करने के लिए वो तैयार थे। एक साथ काम करते समय दोनों ने एक साथ कई कंसेप्ट पर काम किया, बट एक ऐसा एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ जिसमें फादर और बेटा दोनों ही उस एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए। फादर मिस्टर रॉबलिंग की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई और जो सन था, उस सन की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा था। ओके, क्या हुआ था कि जो वॉशिंगटन था, जॉन वॉशिंगटन, ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू वॉक और टॉक और इवन मूव। ना बोल सकता था, ना हिल सकता था, ना चल सकता था और ना ही कुछ काम कर सकता था। विद नो वन टू सुपरवाइज टू कंस्ट्रक्शन स्टॉप। फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, बेटा जो था वो ऐसी कंडीशन में आ गया, तो वो जो ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ था उसका सुपरविजन कौन करे, कैसे वो काम चले, कैसे वो वर्क खत्म हो, ये बहुत बड़ा उन लोगों के सामने चैलेंज आ गया था। सब लोगों ने उससे क्या कहा, क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स। पागल लोग और पागल उनके ही ड्रीम्स। इट्स फुलिश टू चेज वाइल्ड विजन। इस तरह की बेतुकी चीज़ों के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। लोगों ने अंत तक भी उसको यही कहा। पूरे वर्ल्ड में उसके आसपास के जितने भी लोग थे सब उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर नेगेटिव थे, हमेशा नेगेटिव कमेंट्स पास किया करते थे और हमेशा सोचा करते थे कि अगर ये ब्रिज का काम उन्होंने शुरू नहीं किया होता तो रॉबलिंग जो है वो आज मरता नहीं। यही सारे रिमार्क जो है ये बार बार वॉशिंगटन को शॉक करते थे, उसके दिल को चोट पहुंचाते थे। जो कहाँ था, जो हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी डिज़ायर और उसका जो एंथुजियाज्म था वो जिंदा था। इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप, वॉशिंगटन वॉज नेवर डिस्करेज्ड एंड स्टिल हैड अ बर्निंग डिजायर टू कंप्लीट द ब्रिज एंड हिज माइंड वॉज स्टिल एज शार्प एज एवर। भले ही उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, बट उसका माइंड दुगनी तेजी से चल रहा था। बिस्तर पर पड़े हुए भी उसकी डिज़ायर जो थी वो उसके अंदर जल लग रही थी कि कैसे वो उस ब्रिज को कंप्लीट करे। वो चाहता था कि वो खड़ा हो और अपने ड्रीम को फुलफिल करे, अपने फादर के काम को पूरा करे, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन जो थी वो उसको इस काम के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। ही ट्राइड टू इंस्पायर एंड पास ऑन हिज एंथुजियाज्म टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, बट दे वर टू डॉन्टेड बाय द task. As he lay on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtains apart and he was able to see the sky and the tops of the trees outside. For just a moment it seemed that there was a message for him not to give up. एक बार उसने अपने सारे फ्रेंड्स को इंस्पायर करने की कोशिश की, उनमें वो एंथुजियाज्म जगाने की कोशिश की कि वो उस काम को कर लें, लेकिन कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब वो हॉस्पिटल के रूम में लेटा हुआ था, सनलाइट जो है वो विंडो के थ्रू रूम में आ रही थी, जेंटल ब्रीज ब्लू हो रही थी,
ठीक है। वाइट कर्टेन जो थे वहाँ से होते हुए उसको स्काई और ट्रीज के जो टॉप्स हैं वो सब नज़र आ रहे थे। तो उस सारी सीनरी को देखकर वॉशिंगटन को ये महसूस हो रहा था कि उसको गॉड ये मैसेज दे रहे हैं, उसको नेचर ये मैसेज दे रहा है कि तुमको गिव अप नहीं करना है। सडनली एन आइडिया हिट हिम, एक आइडिया उसके माइंड में आया। क्या? ऑल ही कुड डू वॉज टू मूव वन फिंगर एंड ही डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। वो पूरा हैंडीकैप था, कुछ नहीं कर पा रहा था, बट उसकी जो एक फिंगर है, उसकी एक सिंगल फिंगर जो थी वो मूव करती थी, वो हिल रही थी। तो उसको महसूस हुआ कि वो इसका बेस्ट यूज कर सकता है। तो उसने क्या किया, देखिए कितना करेज का काम उसने किया है। बाई मूविंग ओनली हिज वन फिंगर ही स्लोली डेवलप्ड अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन विद हिज वाइफ एमिली। उसने एक कोड कम्युनिकेशन का एक कोड जो है वो बना लिया अपनी वाइफ के साथ, एमिली के साथ। वो उस अपनी वाइफ की आर्म पर अपनी फिंगर से कुछ कोड, कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें लिखा करता था जिससे उसकी वाइफ समझ जाती थी कि वो क्या कहना चाहता है। तो वॉशिंगटन जो है वो अपनी एक फिंगर के थ्रू उसकी आर्म पर कुछ कुछ लिखा करता और वो जो लैंग्वेज है उसकी वाइफ समझकर जो उसके क्रू मेंबर्स थे और जो इंजीनियर्स थे उनको समझाया करती थी। यही मेथड जो है वो कंटिन्यू इंजीनियर्स के साथ में अपनाने लग गया। एमिली ने सारी चीज़ें समझकर वॉशिंगटन के इंडिकेशंस को अपनी फिंगर पर टाइपिंग के थ्रू समझते हुए और सारे इंजीनियर्स को वो देना शुरू कर दिया। शुरू में ये बहुत फुलिशनेस लगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो काम था, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम, वो स्विंग पर आ गया। फुल स्विंग पर मीन्स कि केवल उसकी फिंगर के इशारे को समझकर एमिली ने उस कंस्ट्रक्शन के वर्क को स्टार्ट करवा दिया और वो काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। फॉर 13 ईयर्स, कितने साल? 13 साल। Washington tapped out of his instruction with his finger on Emily's arm and she patiently decoded his message and relayed them to the crew until the bridge was finally completed. 13 years तक वॉशिंगटन जो था वो इंस्ट्रक्शंस अपनी फिंगर से एमिली की आर्म पर लिखता रहता था और वो पेशेंसली उनको डिकोड करके उसके मैसेजेस को क्रू मेंबर तक रिले कर दिया करती थी। जब कब तक किया? जब तक कि ब्रिज फाइनली कंप्लीट नहीं हो गया। द ब्रिज वॉज ओपन विद अ बिग सेलिब्रेशन इन मे 1883। कब कंप्लीट हुआ? मई 1883 में। टुडे द 5989 फीट ब्रुकलिन ब्रिज स्टैंड्स इन ऑल इट्स ग्लोरी ओवर द ईस्ट रिवर एज अ ट्रिब्यूट टू द ट्रिम्फ ऑफ जॉन एंड वॉशिंगटन्स इनडोमिनेटिव स्पिरिट, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन नॉट टू बी डिफीटेड बाई सर्कमस्टांसेस। आज भी जो ब्रिज है उसको क्या नाम दिया गया? ब्रुकलिन ब्रिज, उसके फादर के नाम पर ब्रुकलिन ब्रिज के नाम उसको दिया गया। आज भी वो अपनी ग्लोरी के साथ ईस्ट रिवर जो है वहाँ पर बना हुआ है वो ब्रिज, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये क्या था? ये जॉन वॉशिंगटन की विल पावर का और उसका डिटर्मिनेशन का परिणाम था, जो किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस से डिफीट नहीं हुआ और उसने अपने विल पावर को कम नहीं होने दिया। It is also a tribute to the engineers and their teamwork and to their faith in a man who was half paralyzed and considered silly by half the world. ये उन इंजीनियर्स के लिए भी ट्रिब्यूट था जिन्होंने टीम बनाकर वर्क किया और एक ऐसे आदमी पर फेथ किया जो हाफ पैरालाइज था और जिसको सारी दुनिया बेवकूफ़ घोषित कर चुकी थी। It stands to as a tangible monument to the love and devotion of Emily, who has 13 long years patiently decode the message of her husband and told the engineers what to do. ये लव और डिवोशन एमिली का भी था, जिसने 13 सालों के लंबे समय तक पेशेंस रखा और अपने हस्बैंड के मैसेज को डिकोड करके इंजीनियर्स को बताती रही कि क्या करना है। Often when we face obstacle in our day-to-day life, our hurdles seem very small in comparison to what many others have to face. हमारी लाइफ में बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, जिनको हम हर्डल मानकर, जिनको हम रुकावट मानकर छोड़ देते हैं, उन कामों को छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो हर्डल्स हैं वो उन हर्डल्स के कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं होते जो बाकी के लोग फेस करते हैं। जैसा कि हम इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो किस तरह की कंडीशन में बनाया गया और कैसे इंसान ने उसको बनाया। तो उसकी कंडीशन से तो हमारी कंडीशन कभी खराब नहीं हो सकती, बट फिर भी उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। The story of Brooklyn Bridge portrays a very good example of having a vision, believing in it and then pursuing with a never say die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal. जो ब्रुकलिन ब्रिज जो स्टोरी है ये
एक ऐसा पोर्ट्रेट है जो हमारे सामने एक ऐसे विज़न का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है जिससे कि हम कभी भी ना मरने वाले एटीट्यूड के बारे में सोच सकते हैं, टेरिबल फिजिकल